सॉरी फॉर दैट। अब हमारा यूनिमोलिक्यूलर की जगह बस मैंने कर दिया बाई मॉलिक्यूलर, SN2। तो अभी तक आपने SN1 देखा, नोट किया, समझा, कोई डाउट जैसी बात थी नहीं, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, एक बार फिर से आप देख सकते हो। अब आते हैं SN2 पे। SN2 का बेटा होगा क्या, अब इसको हम बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? सब्स्टिट्यूशन मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो चीजों को। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक आएगा तो दूसरा जाएगा, एक्स जाएगा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एक्स जाएगा। क्लियर है ना? न्यूक्लियोफाइल आया तो एक्स गया, नहीं पहले एक्स आया तो न्यूक्लियोफाइल गया। मतलब एक आ रहा है तो एक जा रहा है। अब पहले कौन आ रहा है ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले एक्स जा रहा है फिर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। बात क्लियर है ना? ये भी चीज याद रखना। अब आते हैं SN2 पे। SN2 में स्टेप 1 है, जैसे हम मान लेते हैं R है, H है, H है और इधर X है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब भाई साहब ये बॉन्ड टूटना चाहेगा, ये बॉन्ड क्या होना चाहेगा, टूटना चाहेगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आएगा न्यूक्लियोफाइल, और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एक्स से बोलेगा एक्स तो निकल इधर से, अब मैं कार्बन के साथ जोड़ूंगा। तो भाई एक्स किधर लगा है, फ्रंट पे, किधर लगा है, फ्रंट पे लगा है। तो भाई साहब जब न्यूक्लियोफाइल आया, अब यहाँ पहले स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, यहाँ कार्बोकेटाइन जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो न्यूक्लियोफाइल आ गया आपका। तो जब न्यूक्लियोफाइल आया तो इसने बोला एक्स से कि एक्स टू हट, और मैं आ रहा हूं। तो भाई चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही वाली हाल हो गई। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आता तो एक्स को हटाना चाह रहा है और एक्स की ही तरफ से आके ऐड हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, इसमें किधर से आता है, बैक साइड से आता है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से आएगा और ये आके क्या करेगा, इधर अटैक करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, अटैक करेगा बैक साइड से। और जब इधर ये बैक साइड से अटैक करेगा बेटा, तो इधर से धीरे 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 एक्स निकलना चाहेगा, और यहां पे बीच में बन जाती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। जब ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनेगी तो वहां पे कुछ ऐसा होगा, RCH, और ये धीमे धीमे एक्स निकल रहा है और ये धीरे 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 न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और फाइनली चल के हो क्या जाता है आपका RCH, और X तो निकल गया और न्यूक्लियोफाइल इधर आके लग जाता है आपका, और आपका कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है ना? और X माइनस निकल जाता है। बात क्लियर है ना एकदम? अरे बात रही मैकेनिज्म की, इसलिए लग रहा है टाइम। हमको SN1 SN2 रिएक्शन नॉर्मल करनी होगी तो हम एक लाइन में देख के कर देंगे। ठीक है? हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही होता है, पहला स्टेप ही आरडीएस होता है, पहला स्टेप ही आरडीएस होता है। क्या बात समझ में आई? और यहां पर यूज किसका करते हैं हम, एप्रोटिक सॉल्वेंट का। किसका यूज करते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अब एप्रोटिक क्या है ये बता देता हूं। देखो पोलर प्रोटिक का मतलब, पोलर मतलब पोल बनने चाहिए, डाइपोल। ठीक है? अब प्रोटिक मतलब मैंने बता ही दिया, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास। यहाँ पे एप्रोटिक है मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब बायो सोल्यूशन है अगर, तो उसको घेर के रखा था ना, नहीं जाने दे रहा था वो वापस, क्योंकि प्लस माइनस जब बने थे वो माइनस होने को घेर, माइनस वाले को घेर के रख लिया था। एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका होगा, जैसे इसमें आपका आ जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। इसके बाद में DMSO डाइमेथिल सल्फोक्साइड हो गया, DMSO ऐसा कुछ दिखता है, CH3 का होल ट्वाइस और सल्फोक्साइड, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। ठीक है? ये और क्या ले सकते हो, एसीटोन, एसीटोन
एसीटोन, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो जाती हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला वाला ही होता है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसे ज्यादातर बोर्ड वगैरह एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैकेनिज्म वगैरह मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको जब डीप से चीजें पता है तो आप आराम से रिएक्शन को, पीछे बैक साइड की चीजें समझते हो तो रिएक्शन को आप सेकंड में तो कर ही दोगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आपका दोनों मैकेनिज्म खत्म होता है, उसके बाद हम कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब डिफरेंस में जैसे मैं कुछ किस बेसिस पे डिफरेंस है, मान लो मैं उसको इधर लिखता हूं और मैं SN1 और SN2 दोनों के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो अपना SN1 है और ये अपना SN2 है। सबसे पहले हम रेट लॉ की बात करते हैं। सॉरी, SN1 SN2 इधर तो लिखना ही नहीं है हमको, ऊपर लिखेंगे ऑर्डर, क्योंकि अभी समझाने वाला हूं मैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बेसिस पे, रेट लॉ। रेट लॉ, अब रेट लॉ में होगा क्या, आपको पता है ये क्या है, यूनिमोलिक्यूलर। कैसा है, यूनिमोलिक्यूलर। और ये कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर। पहली बात तो हो गई। अब इसी पे रेट लॉ क्यों डिपेंड कर रहा है वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने याद करो जब SN1 बताई थी इसके पहले वाली, तो उसमें मैंने क्या बताया था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या न्यूक्लियोफाइल आया था, नहीं आया था। फिर स्टेप 1 में क्या था सर, स्टेप 1 में केवल और केवल हमारा सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट्स मतलब RX था। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसमें एक ही चीज थी, क्या थी, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा जो होगा, सामने दिख रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उसमें कितनी चीजें इंक्लूड है, एक तो आपका पूरा का पूरा RX इंक्लूड था, और उसके साथ में न्यूक्लियोफाइल भी इसी में इंक्लूड था। दो चीजें इंक्लूड है, यानी RX भी है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है। सबकी पावर 1 1 है, तो इधर टोटल पावर कितनी, 1, इसीलिए यहां पे दिख रहा है 1। क्लियर हो गई बात, इधर 1 और 1 2, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल हैं तो 2 आएगा, इधर एक ही मॉलिक्यूल, इसीलिए 1 यूनिमॉलिक्यूलर इसको बोला जाता है। कितनी बड़ी आपकी मैथ जो होगी आज वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और डिफरेंस की, इसके स्टीरियो की बात कर लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में हुआ क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें होता है SN1 में रेसेमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसेमाइजेशन का मतलब इन्वर्जन भी हुआ था SN1 में 50% और 50% रिटेंशन हुआ था, मतलब रेसेमाइजेशन क्या हुआ, रेसेमाइजेशन हो गया। ठीक है, यहां SN2 में क्या होता है, SN2 में पूरा का पूरा बेटा आपका देख लो, इधर X किधर था, राइट में, इधर न्यूक्लियोफाइल किधर आया, लेफ्ट में, मतलब पूरा का पूरा 100% इन्वर्जन हो गया। 100% इन्वर्जन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं हम, वो इंपॉर्टेंट बात है अपनी एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब वही इलेक्ट्रोफाइल, यानी जिसको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस वाला चाहिए था, यानी RX, यानी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो SN1 में, इसमें SN1 में सबसे बढ़िया वाला जो होता है वो होता है आपका 3 डिग्री वाला, वो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी हम जान लेते हैं। देखो, याद करो थोड़ी देर के लिए, स्टेप 1 में हमने 3 डिग्री यानी 3 R लिए थे, 3 डिग्री वाला लिया था। क्यों लिया था, हाँ, डिग्री कैसे पता चलती है, X जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, X जिस कार्बन से कनेक्टेड है
वो कितने आर, आर मतलब एल्किल, एल्काइल, एल्काइल मतलब कार्बन होगा। तो एक्स जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं, उससे डिग्री पता चल जाती है। जैसे एक्स से कार्बन कनेक्टेड है, अब कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कितने आर से कनेक्टेड है, एक आर से, मतलब 1 डिग्री वाला है। उधर 3 आर दिख रहे थे मतलब 3 डिग्री वाला। तो ये बातें याद रखनी है। तो 3 डिग्री वाला सबसे बेटर इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा, आपने एक चीज पढ़ा होगा जीओसी में, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक्स को बाहर निकालना है, एक्स को क्या करना है बाहर। अब ये भाई इधर से फोर्स दे रहे हैं, भाई जा जा, एक्स को बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये मतलब ये उसकी बात कर रहा हूं मैं SN1 में। अब SN2 में यहां क्या हो रहा है, अगर यहां पे एक्स किसकी वजह से निकल रहा है, यहां पर एक्स जैसे निकलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है कि न्यूक्लियोफाइल लाना है हमको। अब न्यूक्लियोफाइल जब यहां पर आएगा तो इधर, जैसे इधर एक आ रहा है, एक आर है तो अच्छी बात है ना। अगर इधर अभी 2-3 आर होते तो यहां पे बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर जाता है। क्या काम कर जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर जाता है, यानी बल्कि हो जाता है, और जिसकी वजह से ये बेचारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं जा पाएगा, इसके पास अटैक नहीं कर पाएगा SN2 में। इसीलिए यहां पे हमारा 1 डिग्री वाला सबसे बेटर होता है, यानी एक आर वाला सबसे बेटर होता है। इसीलिए इसमें एक आर लिया था, उसमें 3 आर लिया था, वहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बढ़िया होता है। 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई, यहां तक बात क्लियर है। 3 डिग्री यानी ये डिक्रीज हो रहा है, और इधर डिक्रीज क्यों हो रहा है भाई, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, नहीं, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है। देखो 1 2 3, हाँ अपने अपने अकॉर्डिंग बोलो तो 3 डिग्री लेना सबसे ज्यादा प्रेफर करोगे, इधर 1 डिग्री लेना सबसे ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गई डिग्री के हिसाब से बात। तो रेट लॉ, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर ली हमने, एल्किल हैलाइड की। एक बात और कर लेते हैं, SN1 SN2 में थोड़ी सी जगह की वजह से मैं इधर ही बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। 4th नंबर इसी पे लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखता हूं, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, वो SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं बेटा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। कैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वीक वाला न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है ना। यहां पे क्या लेंगे हम SN2 में हम ये बेटा, ये जो यहां पे न्यूक्लियोफाइल लिया था ना, ये वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसा, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बात भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट मैंने बता ही दिया। 5th नंबर इधर बता देता हूं, शायद नीचे जगह दिख नहीं रही है, सो इसलिए मैं इधर बता रहा हूं। 5th नंबर अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो इस पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, PPS मैंने पहले ही बता दिया था। यहां पर क्या लेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये सब ले सकते हो, ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्या बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत किसी को है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल, वैसे मैंने कुछ बातें छोड़ी नहीं है, मैंने सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी है। जितनी बातें हो सकती थी इतनी बातें आप याद रख सकते हो डिफरेंस को लेके, इतना इनफ है। मैंने दोनों का दोनों मैकेनिज्म आपको समझा दिया, क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब अगर अच्छे से जो बच्चा ध्यान दिया होगा, इन सारी बातों को सुना होगा, दिमाग लगा के मेरी तरफ कंसंट्रेट किया होगा, उसका 90% डर मैं बोलता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अगर वो इसको फॉलो कर लिया तो। क्योंकि यही से आपका बेस बन जाएगा 11th का, और जो 12th का, और जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आप बिंदास तरीके से, इतना आपको प्यार हो जाएगा ऑर्गेनिक से कि आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल को भूल जाओगे। इतना इंटरेस्टिंग होता है आपका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म अगर आप सीख लिए तो आप सेकंडों में ऐसे चुटकियों में सवाल बना दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को बेटा समझ में आ गया है उनके लिए तो बहुत ही बेहतर चीज है, क्योंकि उनका धीरे धीरे डर है खत्म होने वाला है। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
वंदे मातरम। बाय।